हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व की श्रेणी में आज एक ऐसी महिला को जिनका नाम है एनी बेसेंट। अभी तक हमने जिन महिलाओं के बारे में पढ़ा वे भारतीय वीरांगना थी। यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी विदेशी महिला जो भारत में आकर भारत की होकर रह गई और भारत भूमि में ऐसी रच बस गई कि यहाँ के विकास कल्याण के लिए उन्होंने कितने महान कार्य किए कि आज इस महान पुस्तक की श्रेणी में उन्हें यहाँ पर स्थान मिला हुआ है। जानते हैं उस महिला के बारे में जिनका नाम है एनी बेसेंट। क्या किया था उन्होंने, कैसे किया था और उन्हें आज इस श्रेणी में क्यों रखा जाता है। जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनमें एनी बेसेंट का स्थान बहुत ऊंचा है। यानी ये भारतीय मूल की नहीं थी, ये एक विदेशी महिला थी जो जब भारत में आई तो उन्होंने भारत के लिए राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान के कार्य किए। एनी बेसेंट का जन्म आयरलैंड की थी, पर भारत में आकर ये यहाँ के समाज में घुल मिलकर पूर्णतः भारतीय बन गई थी। भारत भूमि में कहा जाता है कि यहाँ हम अतिथि का स्वागत करते हैं, यहाँ आने वाला व्यक्ति को हम ऐसा रचा बसा लेते हैं खुद में कि वो दोबारा अपने देश जा ही नहीं पाता। तो इसका एक उदाहरण ये भी है कि एनी बेसेंट शायद घूमने आई हो या किसी कारणवश भारत आई हो, लेकिन वो यहाँ आने के बाद इतने अच्छे से उनको यहाँ लगा कि वो यहीं की होकर के रह गई। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। लंदन मूल की ये रहने वाली थी। उनकी माता आयरलैंड की थी और उनके पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। बचपन में एनी बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन बहुत प्रिय था। जो जहाँ रहता है, पैदा होता है, जहाँ जिसका जन्म होता है, उस जगह से उसे विशेष प्रेम होता है। तो आयरलैंड के होने के कारण, लंदन में रहने के कारण आयरिश भाषा और वहाँ का रहन सहन इनका प्रिय रहन सहन बन गया था। जब एनी बेसेंट 5 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट की माता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयां यानी फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों की समस्या, पैसों की दिक्कत, किल्लत होने लगी इनको। वे एक होटल चलाती थी, ठीक है, और उन्हीं की आमदनी से जो उससे पैसा उनको मिलता था उसी से अपनी पुत्री को हैरो में शिक्षा दिलवा रही थी। भारतीय और विदेशी परंपरा में एक थोड़ा सा अंतर है। अगर यहाँ पर ये देखिए आपकी वो उनके पैसों की दिक्कत थी, लेकिन जो उनको आमदनी हो रही थी उससे कम से कम ये उन्हें शिक्षा दिलवाने का काम कर रही थी, है ना। तो ये एक बहुत प्रभावित होने की बात है कि विदेशी लोगों में ये शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है ये हमसे थोड़ा सा कहीं ज्यादा उस समय था। एनी बेसेंट एक स्वतंत्र विचारक थी। वे स्वतंत्र विचार क्षमता रखती थी, हर बात में खुले दिल से अपने विचारों को प्रस्तुत किया करती थी, यानी आत्मविश्वासी थी। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। इनको कुछ शंकाएं होने लगी। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था, लेकिन फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती रहीं। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या को भी जन्म दिया, यानी एक बेटा और एक बेटी इनकी संतान थे। वे बड़ी रुचि और उत्साह से अपने बच्चों के पालन पोषण में लग गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानती थी कि ये सब इनके कर्तव्य हैं। पारिवारिक जीवन का निर्वाह करना भी इनका कर्तव्य है। एक बार उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। वे दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। बच्चे तो किसी प्रकार स्वस्थ हो गए, परंतु उनका खुद का स्वास्थ्य ध्यान न देने के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, क्योंकि खुद की सेहत पर, खुद के स्वास्थ्य पर ये ध्यान नहीं दे पाई। उनको ज़बरदस्त मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। कई बार होता है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानियाँ, चीज़ों को ना समझ पाने की बातें, तो ये सब चीज़ें इनको होने लगी, जिसके कारण इनका खुद का मेंटल जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सन 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट उसकी सदस्या बन गई। क्या थी ये सोसाइटी, अभी हम देखते हैं।
और आध्यात्मवाद के प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यानी ये जो सोसाइटी बनी थी ये अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए, अच्छी बातों के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बनी थी, जिसकी पहले ये सदस्य बन गई और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन उसी संस्था की सेवा में समर्पित कर दिया। वो संस्था क्या कराती थी? आध्यात्म का प्रचार कराती थी। इस सोसाइटी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे जिनके कारण ये एनी बेसेंट इस सोसाइटी में शामिल हुई। यानी 3 जो प्रमुख खास बातें थी वो हम आगे देखते हैं कि क्या बातें थी जिसने एनी बेसेंट को उसमें शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित किया। पहली चीज, जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। यानी सोसाइटी का सबसे पहला उद्देश्य था, यहाँ कोई ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की बातचीत नहीं थी। यहाँ सिर्फ सारे विश्व के लोगों को आपस में भाई बहन समझा जाता था, बंधु समझा जाता था, मित्रवत व्यवहार किया जाता था। कोई ऊंच नीच असमानता का व्यवहार यहाँ पर नहीं किया जाता था, जो कि एनी बेसेंट को बहुत पसंद आया। आर्य साहित्य और दर्शन के अध्ययन को आगे बढ़ाना, ये हमारे धार्मिक दर्शन थे, इनको आगे बढ़ाने का काम, इनकी शिक्षा को जन जन तक प्रसारित करने का काम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा था। ये भी एनी बेसेंट को अच्छा लगा। तीसरा, प्रकृति के नियमों तथा मनुष्य में छिपी संभव भौतिक शक्तियों की खोजबीन करना। क्या हमारे सुपर नेचुरल पावर्स हैं उसकी खोजबीन करना। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले एक सर्वधर्म सम्मेलन, यानी जहां सभी धर्मों के लोग आकर मिलते थे, वहां पर उस सम्मेलन में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। वहां ये पहुंची और ये रिप्रेजेंटेटिव थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंट करा, इन्होंने अपने आप को सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंट किया। जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय सदस्यों के संपर्क में आई तब उन्होंने उनसे वादा किया था कि वे भारत जरूर आएंगी, क्योंकि इस सम्मेलन में जो शिकागो में हुआ था वहां पर कई भारतीय भी मौजूद थे। जब इन्होंने अपने विचारों का प्रदर्शन किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताया, तो भारतीय लोग भी कुछ प्रभावित हुए। भारतीय लोग इनसे मिले जुले, इन्हें भारत आने का न्योता दिया गया। जैसा हम भारतीयों की अतिथि देवो भव परंपरा है, तो हमने इन्हें अपने देश आने के लिए इन्वाइट किया। जब हमने इन्हें अपने भारत में बुलाया तो इन्होंने भी क्या वादा किया कि ठीक है, मैं भारत जरूर आऊंगी। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आई और फिर भारत की ही बनकर रह गईं। क्यों? उन्होंने भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारत की सोशल और जो रीजनल हमारी धार्मिक स्थितियां हैं उसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के पाठ्यक्रम में, विद्यालय जो चलते हैं, जो स्कूल चलते हैं, उसमें धार्मिक और साथ ही साथ नैतिक शिक्षा को भी शामिल करने की आवश्यकता है। धार्मिक शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता क्यों है? ताकि बच्चे अपनी धर्म संस्कृति से जुड़े रहें। अब पर्टिकुलर कोई एक धर्म नहीं था कि सारे धर्मों में सिर्फ हिंदू शिक्षाएं दी जाएगी या मुस्लिम शिक्षाएं दी जाएगी। सभी धर्मों का सम्मान कराना, सभी धर्मों की प्रमुख टीचिंग्स को एजुकेशन में शामिल किया जाएगा, जो कि वास्तव में किया गया है। और दूसरी चीज थी नैतिक शिक्षा, यानी कि मॉरल वैल्यूज। तो आपने की जो पाठ्य पुस्तकें हैं आपने देखा होगा, उसमें मॉरल साइंस करके एक चैप्टर सब्जेक्ट होता है जो आपको नैतिक शिक्षा देने का कार्य करता है। तो लगभग सारे स्कूलों में ये पाठ्यक्रम अब तो शुरू किया जा चुका है, लेकिन उस समय इनको महसूस हुआ कि 2 चीजें सिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वे भारत के विद्वानों, विचारकों, गुरुओं, धर्म गुरुओं, समाज सुधारकों के संपर्क में आई। यानी जो लोग उस समय ये विकास करने में, भला करने में लगे हुए थे, इन्होंने उनसे मिली, उनके साथ मीटिंग्स की, उनके साथ विचार विमर्श किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये आवश्यक है, ये इस तरीके से किया जा सकता है। तो उनके विचार विमर्श होते रहे। अडयार, तमिलनाडु, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर जाकर उन्होंने भाषण दिए, लोगों को इन सब चीजों के बारे में भी जागरूक किया। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों पर विशेष बल रहता था। यानी जो ये स्पीच देती थी, ये राजनीतिक स्पीच नहीं देती थी कि राजनीति की बातें कर रही हूँ। ये किस चीज पर बल देती थी? सबसे पहले शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, कि हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है, कैसे एक अच्छा एजुकेशन घर घर तक, बच्चों तक पहुंचे, सभी को शिक्षित करने की वो ये बात किया करती थी। यानी ओवरऑल जो इनका डिस्कशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करता था, एक ही बात के इर्द गिर्द घूमता था, जो थी शिक्षा। क्योंकि इनका मानना था यही एक चीज है जो समाज को बदल सकती है। उन्होंने पिछड़ी जातियों, जो
बैकवर्ड कास्ट हैं, जिन पे ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, उन जातियों के लिए भी स्कूल खुलवाने के प्रयत्न आरंभ किए, क्योंकि जैसा हम पिछले कुछ पाठों में पढ़ चुके हैं कि जाति व्यवस्था के कारण, छुआछूत व्यवस्थाओं के कारण इनको स्कूल आने की अनुमति नहीं थी। वो आम बच्चों की तरह सभी बच्चे आके स्कूल नहीं पढ़ सकते थे, तो उनके लिए एक अलग स्कूलों की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार वे शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में जुट गई, यानी शिक्षा को इन्होंने अपनी राष्ट्र स्तर की समस्या मानकर और उसके सुधार में ये जुट गई पूरी तरह की। अब तो इसको बदल के ही रहना है। सन 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई, यानी पहले जिसकी ये सदस्य बनी थी अपने अच्छे कामों की वजह से, ये वहाँ की अध्यक्षा महोदया बन गई। अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। जो समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, जो आपके घर में सुबह सुबह आता है, कहने को वो 7, 8, 10 पेजों का एक पेपर का टुकड़ा है जो पढ़ने के बाद रद्दी में बिक जाता है। लेकिन अगर कभी आप ध्यान से देखें तो वो समाचार पत्र समाज के लिए एक हथियार का काम करता है, एक वेपन का काम करता है। जन जन तक कोई खबर पहुंचानी हो या जागरूक करना हो, किसी चीज़ के लिए प्रेरणा देनी हो, तो समाचार पत्र एक बहुत सशक्त माध्यम होता है उस चीज़ के लिए। समाचार पत्र में छपी हुई खबर को लोग गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो इन्होंने भी लोगों तक, जन जन तक अपनी बात कहने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? समाचार पत्र, यानी कि न्यूज़पेपर का शुरुआत की और 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया। कौन सा? एक द कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया के नाम से। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने जो विचार थे, जो वो सोचती थी, उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, क्योंकि समाचार पत्र कम मूल्य के होते थे और ज़्यादातर लोग उन्हें खरीद सकते थे। तो खरीदने के बाद उन्हें पढ़ते थे और इनके विचार लोगों तक पहुंचते थे। ये वो लोग थे जो सभाओं में नहीं पहुंचते थे, मीटिंग में हर व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो जो सभाओं में आते थे वो सभाओं में इनके विचार जान लेते थे। जो घरों में है, किसी कारणवश नहीं जाए, वो समाचार पत्रों के माध्यम से यानी मीडिया की मदद से जान लेते थे। एनी बेसेंट जो थी वो एक प्रभावशाली वक्ता थी, एक बहुत अच्छी स्पीकर थी। स्पीकर कौन होते हैं? जो अपनी बात को बहुत आसान शब्दों में, ढंग से, अच्छे शब्दों में जन जन तक, आम लोगों तक पहुंचा सकें। वे एक श्रेष्ठ लेखिका थी, जितना अच्छा बोलती थी उतना ही अच्छा लिखती भी थी। सफल प्रचारक थी, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का जो एक जज्बा, जुनून होता है, वो इनके अंदर बहुत अच्छा था। उन्होंने धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और शिक्षा पर अनेक ग्रंथों की रचना की, यानी अपनी कलम की ताकत जो होती है ना, उसका प्रयोग करके इन्होंने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और साथ साथ जो धर्मशास्त्र है उनकी बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी हैं। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन गौरव का गुणगान किया, यानी एक विदेशी महिला हमारे कल्चर की तारीफ कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसको समझ रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, तो ये कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तथा राष्ट्रवाद को धर्म के मार्ग में ले जाने की प्रेरणा दी। ठीक है, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया और हंट्स ऑन द स्टडी ऑफ भगवत गीता नामक पुस्तक की रचना की। ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद है। ठीक है, यानी एक विदेशी महिला आकर हमारे प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रही है, उसको समझ रही है, उसका अनुवाद कर रही है। और अनुवाद क्यों कर रही है? क्योंकि वह चाहती है कि उसके अपने भाषाभाषी लोग भी जो हैं वो इस पुस्तक को पढ़ें, कोई भी इसके ज्ञान से वंचित ना रहे। और अगर इतना ये पंक्ति पढ़ने के बाद अगर हम अपने जीवन में भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो जब विदेशी लोग हमारे धर्म ग्रंथों का इतना सम्मान कर रहे हैं, तो हमारी स्वयं की नज़र में उन धार्मिक ग्रंथों का कितना महत्व होना चाहिए। और महत्व सिर्फ ऐसा नहीं कि बस उसको लाल कपड़े में लपेट के हमने भगवान के यहाँ रख दिया, सुबह शाम हम फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं और बस हम इस तरीके से अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। उनका सम्मान, वास्तविक सम्मान कब है? जब आप उनको उस लाल कपड़े में से बाहर निकालें, उनका अध्ययन करें, उन्हें पढ़ें, जानें कि उसमें आखिर लिखा क्या है, क्यों वो इतने महान ग्रंथों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं, क्यों वो महाकाव्य इतने प्रसिद्ध हैं। तो रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अगर आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ, बाइबल, जो गुरु ग्रंथ साहब आदि हैं, इनके हर एक ग्रंथ का, जिस धर्म से आप संपर्क करते हैं, कम से कम अपने धर्म का तो पढ़ ही लें। दूसरे के धर्म का समय मिले तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन अपने धर्म का हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। तो बिल्कुल ये आदत बना लें और इसका शुरू कर दें, इस काम को करना। इस ग्रंथ से पता चलता है कि वे गीता के ज्ञान,
कर्म योग, शक्ति योग और इंद्रिय निग्रह को स्वीकार करती थी। ये सारी चीजों का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में दिया है। जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, एक समय के बाद अर्जुन थोड़ी सी हिम्मत हारने लगे थे। उन्हें लग रहा था, वो शारीरिक बल से हिम्मत नहीं हार रहे थे, मानसिक उनको लगने लगा था कि मेरे सामने मेरा अपना परिवार है, इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा अगर मैं अपने ताऊ को मार दूंगा, चाचा को मार दूंगा, चाचा के बच्चों को मार दूंगा, ताऊ के बच्चों को मार दूंगा, मेरे सारे अपने एक एक करके मरते जा रहे हैं, इस युद्ध से आखिर मुझे मिलेगा क्या। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर रथ पर खड़े होकर जो 700 श्लोकों में जो उनका श्लोकों के माध्यम से जो ज्ञान दिया था, वो 700 श्लोकों का सार जो है वही हमारी श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है। तो उन जो 700 श्लोक थे उसमें कौन कौन सी चीज शामिल थी, देखिए, योग शामिल था, उसमें कर्म योग शामिल था, शक्ति योग, इंद्रिय निग्रह, ये सारी चीजें का ज्ञान इन 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और वही क्या बन गया, भगवत गीता वही चीज कहलाती है। 700 श्लोकों का जो सार है वो भगवत गीता में संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार एनी बेसेंट को लगा कि ये सारी चीजें भगवत गीता में इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता होनी जरूरी है। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। वे चाहती थी व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वतंत्र तो होना ही है, जबकि मानसिक स्वतंत्रता को भी वो प्रमुख मानती थी, क्योंकि मानसिक स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र विचारों को लोगों तक फैला सकता है। जो व्यक्ति कुछ सोच ही नहीं सकता है, उसकी कोई स्वतंत्र विचार ही नहीं होंगे, वो ना अपने बारे में सोच पाएगा ना दूसरे के बारे में सोच पाएगा, तो वे व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। वो चाहती थी कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति का हक है जो उसे मिलना चाहिए। उनका कहना था व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों की स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को चिंतनशील होना चाहिए, एक थिंकर होना चाहिए, हर विषय पर उसे सोचना आना चाहिए। आप लोग भी इस आदत को कैसे डेवलप कर सकते हैं, जैसे कोई आप देश की, नगर की, समाज की जहां आप रहते हैं, और वहां नहीं तो कम से कम घर की जो समस्याएं आपको पता चलती हैं उस पर अपने विचार व्यक्त करिए। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा मम्मी पापा के बीच में बोला जाए, लेकिन घर में अगर कोई समस्या है आप भी उस पर अपने विचार व्यक्त करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों की अहमियत बढ़ रही है। मम्मी पापा फिर आपसे पूछने लगेंगे, अच्छा बेटा बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो अपने विचार रखने की आदत डालिए, और विचार रखने से पहले सोचने की आदत डालिए। हर विषय पर सोचिए, लिखिए उन चीज़ों को, तो ये चीज़ आपकी डेवलप हो जाएगी। सत्य का आचरण करके हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वे भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। वो चाहती थी भारत विश्व स्तर पर जाना जाए, किन चीज़ों की वजह से, अपने इन गुणों की वजह से। उनके मन में भारत के प्रति गहरा लगाव था। अपनी एक कविता में वे भारत के संबंध में कहती हैं, क्या कहती हैं सुनिए। पूर्ण राष्ट्र भारत, कितनी बड़ी बात है। भारत भविष्य के भारत, कितनी देर बाद तुम अपना पद प्राप्त करोगे, कितनी देर बाद तुम्हारे निवासी स्वतंत्र जीवन बिताएंगे, कब तुम्हारी आत्मा अनंत को समेटकर उसमें लीन हो जाएगी। मतलब वो एक प्रश्न पूछ रही हैं कि हे पूर्ण राष्ट्र भारत, तुम पूर्ण राष्ट्र भारत हो, कब तुम्हें अपनी ये खासियत समझ में आएंगी, कब तुम अपने महत्व को जानोगे, कब तुम अपना देश में जो हमारा पद था विश्व गुरु होने का, उसको कब तुम पुनः प्राप्त करोगे, कब तुम्हारे निवासी स्वतंत्र जीवन जिएंगे। क्योंकि ये सारा जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये स्वतंत्रता के पहले का है। और कब तुम्हारी आत्मा अनंत को समेटकर उसमें लीन हो जाएगी, कब तुम ये सब करोगे। तो ये प्रश्न उन्होंने भविष्य के भारत और पूर्ण राष्ट्र भारत से किया है। एनी बेसेंट अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। अंतरराष्ट्रीय मतलब उन्हें भारत में तो प्रसिद्धि मिल ही रही थी, साथ ही साथ जहां लंदन से जहां से वो आई थी वहां भी वो प्रसिद्ध थी, वहां भी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के कारण वो बहुत नाम उनका माना जाता था। उनके अंदर न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त आत्मा विद्यमान थी। हम अपने जो भी महान व्यक्तित्व में पाठ पढ़ चुके हैं, वो कई पाठों में हम ये चीज़ जान चुके हैं कि जो महान व्यक्तित्व थे वो दो चीज़ें उनके अंदर थी, एक तो न्याय, सत्य की भावना, कर्तव्य परायणता, ये सब उनके प्रमुख गुण थे। तो यहाँ पर भी एनी बेसेंट के बारे में जब हम देख रहे हैं तो न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करने की भावना थी। वे अपने लिए नहीं सोचती थी, वे समाज के लिए, दूसरों के लिए सोचना पहले ज़रूरी समझती थी। जिस समय भारत ने स्वराज के लिए संघर्ष आरंभ किया, यानी जिस समय हमने अपने आज़ादी पाने के प्रयास शुरू किए, उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती थी। यानी कुछ लोग प्रयासरत थे लेकिन कुछ टांग खींचने में लगे हुए थे।
एनी बेसेंट ने धर्म और आध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। इन्होंने लोगों को कहा कि धर्म आपका एक साथ देगा, धर्म की ताकत से आप काम करिए, दूसरा आध्यात्म की ताकत से काम करिए। उन्होंने स्वराज के आदर्श को भारत में लोकप्रिय बनाने का सराहनीय प्रयास किया, यानी जन जन के अंदर ये सोच विकसित कर दी कि आप सोचकर देखो आज़ादी का जीवन कैसा होगा। तो आज़ादी का सपना इन्होंने दिखाया कि आप सोच के देखिए आज़ाद होना कितना अच्छा रहेगा, तो लोग उस बारे में सोचने लगे। लोकहित को वह राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य मानकर चली, यानी सबसे पहले स्वयं का हित नहीं, लोकहित मतलब मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका जो हित है वही राज्य का हित कराएगा पहले, और जब राज्य का हित होगा तो राष्ट्र का हित तो हो ही जाएगा। इस प्रकार इनके लक्ष्य थे, जीवन लक्ष्य थे, वो बहुत बड़े बड़े थे। वे सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी, यानी 1917, ये सब स्वतंत्रता के पहले की बातचीत चल रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी घोषित की गई। उनके संबंध में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि आज की पीढ़ी के लिए वह नाम मात्र हो सकती हैं, यानी आप लोगों वाली पीढ़ी या आपसे पहले आपसे बाद की पीढ़ी के लिए वो सिर्फ एक नाम होगा, एनी बेसेंट नाम होगा, लेकिन मेरी और मेरे से पहले की पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व, प्रेरणादायी व्यक्तित्व, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। साथ साथ प्रभावित करने का कारण ये था कि एक विदेशी महिला भारत में आके भारत की सोच के लिए इतना संघर्षपूर्ण काम में जुट गई थी। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वह उन लोगों में से थी जिन्होंने हमारा ध्यान हमारी सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित किया और उसके प्रति गर्व पैदा किया। यानी हम भारतवासी भारत में रहकर भारत के महत्व को भूलते जा रहे थे, लेकिन इन्होंने आकर हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताया, हमें दोबारा याद दिलाया कि हम सोने की चिड़िया वाले देश के लोग हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं, जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत हो चाहे ये धार्मिक विरासत हो, ये अनमोल है, ये अक्षुण्ण है। इसके बारे में गर्व कीजिए, इसे संभाल कर रखिए, इसे सुरक्षित रखिए। ऐसी भावना यानी धूल हटाने का जो काम होता है ना, वो इन्होंने एनी बेसेंट ने हमारे लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। और एनी बेसेंट के बारे में हमने जो कुछ जाना, इसमें सबसे प्रमुख था कि एक भारतीय भारत में आकर एक विदेशी महिला जब इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, भारत के बारे में इतना अपनत्व से सोच सकती है, तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हमारा तो ये देश है, हमने यहाँ जन्म लिया है, ये हमारी जन्मभूमि है। तो जब विदेशी महिला इतना कर सकती है, सोच सकती है, तो हम क्यों नहीं, तो हमें भी सोचने की आवश्यकता है। और जब जागो तभी सवेरा, तो सोचना अभी से शुरू कर दीजिए। अपने सबसे पहले राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में ज़रूर सोचिए कि आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। बच्चे जो छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, जो संपत्ति है, उसकी रक्षा करके अपने कर्तव्यों से पहले अपने अधिकारों को पूरा करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सरहद पर जाकर ही देश की सेवा करे। जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जिस स्थान पर, जिस देश में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ स्वच्छता अभियान चलाकर, वहाँ अच्छे काम करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो मिलते रहिए मुझसे, इसी तरीके से बातचीत करते रहिए, ताकि मेरा और आपका दोनों का जो एक रिश्ता है, जो लगाव है, वो लगातार बढ़ता जाए। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती रहूं और आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और कक्षा और परीक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते रहें। मैग्नेट ब्रेन्स इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक वीडियो, हर एक विषय के, हर एक कक्षा के वीडियो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। एक क्लिक से आप उन्हें पा सकते हैं और जो पूरी तरह है निःशुल्क। यहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। 100% फ्री और प्योर एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ आपके यूपी बोर्ड ही नहीं, बल्कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, सीयूईटी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराता है। बहुत सारे ओलंपियाड्स की तैयारी भी यहाँ होती है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स की कलेक्शन के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके उन्हें पा सकते हैं। तो मिलते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अपने जो महान व्यक्तित्व की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, इनकी जो कहानियाँ आप पढ़ रहे हैं, उनको अपने परिवारजनों को, अपने भाई बहनों को ज़रूर सुनाएं, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और वो उसको सुन के सीख जाएं, समझ जाएं। तो महान व्यक्तित्व में अगला पार्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक रखिए अपना खास ख्याल। मिलते हैं, बाय बाय।